नमस्कार मित्रों, देखते हैं एकम नंबर 12 का तीसरा भाग। पहले और दूसरे भाग के अंदर हमने मानव प्रक्षेपण यंत्र इसके बारे में देख रहे थे। पहले भाग के अंदर अणु परमाणु के बारे में भी देखा था। ये दूसरे भाग के अंदर हमने यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, आणविक ऊर्जा, यूरेनियम और थोरियम के बारे में भी हमने देखा था। कोई भी पदार्थ को हम उसके मूल तत्वों में विभक्त कर सकते हैं और ये मूल तत्वों को विभक्त किए तत्वों को जोड़कर फिर हम मूल वस्तु या पदार्थ बना सकते हैं। लेखक ने भी बताया था कि जिस प्रकार किसी वस्तु या व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार सजीव को भी उसके मूल तत्वों में विभाजित किया जा सकता है और फिर उसको वापस भी लाया जा सकता है। यहाँ मानव प्रक्षेपण यंत्र की बात सोचकर पहले तो माधवन हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन यह प्रयोग भी शुरू हो जाता है। मानव प्रक्षेपण यंत्र जब प्रोफेसर रामीस का शरीर विभिन्न तत्वों में विभक्त हो गया, इसके बाद यह पावर सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके कारण बॉक्स में धुआं उठता है। इसलिए माधवन पसीना पसीना हो जाता है, उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें कुछ हमने पहले और दूसरे तास के अंदर देखी थी। देखिए आगे, मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामीस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ पड़ा। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई के जहां पर ये सारे तरंग एकत्रित करने वाले थे, लेकिन यह पावर सप्लाई बंद हो जाने के कारण वह तरंग अपने मूल स्थान पर जा सकते नहीं और मूल स्थान पर ना जा सकने के कारण हवा के बहाव के कारण हवा जिस ओर चलती थी उसी ओर यह अपने प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले एक जो नाला था जहां गंदा पानी बहता है, वह नाले की ओर प्रोफेसर रामीस का शरीर का विभिन्न तत्वों तरंगों के माध्यम से हवा के साथ प्रयोगशाला के पीछे चलने लगे। नाले के किनारे बनी झुग्गियां, देखिए एक शब्द है झुग्गियां, झुग्गियां, झोंपड़पट्टी, जिसे हम झूंपड़पट्टी बोलते हैं, गरीबों का रहने का घर, झोंपड़ियां। तो नाले के किनारे बनी झोंपड़ियां के बाहर काफी चहल पहल थी। प्रयोगशाला के पीछे एक नाला बहता था, वह नाला के पीछे ऐसी झुग्गियां बनी हुई थी, झुंपड़पट्टी थी और वहीं कुछ हलचल हो रही थी, चहल पहल हो रही थी। वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे और ऐसी झुंपड़पट्टी में तो शराब पीना पियक्कड़ होते ही है, क्या कि यह पियक्कड़ ऐसे गंदी नाली के पास ही रहते हैं, ऐसा कहा जाए तो भी सही। तो ऐसे दो व्यक्ति जो शराब पीकर आए थे और आपस में गाली गलौज कर रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। देखिए एक रोग है चेचक, शीतला का रोग। एक समय था कि यह चेचक का रोग है, बड़ा गंभीर रोग था। हमारे यह शरीर मुख है न, उसके पर धब्बे हो जाते थे, चाटे पड़ जाते थे। वह जीवलेण रोग था, लेकिन इसकी रस्सी निकलने के बाद, शीतला की रस्सी निकलने के बाद यह रोग काबू में आ गया है। आज यह रोग नाम शेष है। तो यह चेचक के रोग के
मरीज मतलब दर्दी लेते हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। झुंपड़पट्टी में खाने पीने के लाले होते हैं। एक झुंपड़पट्टी में, झोंपड़ी में कुछ बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गली लकड़ियाँ से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उसकी माँ रसोई बना रही है, लेकिन लकड़ी गीली है और गीली होने के कारण यह लकड़ी ठीक तरह से जलती नहीं है। इसलिए माँ भी रसोई बनाती बनाती तंग हो गई है। दूसरी ओर बच्चे जिद करते हैं, इसलिए बच्चे की माँ भी बच्चे को डांट रही है, वह भी खुद तंग आ रही है। तो ये नाले की स्थिति क्या है कि दो व्यक्ति शराब पीकर झगड़ रहे हैं। चेचक के एक दो मरीज भी वहीं लेटे हुए हैं। बच्चे खाने की जिद कर रहे हैं, माँ तंग आ रही है, वहीं काफी हलचल हो रही है। वैसा दृश्य प्रयोगशाला के पीछे जो नाला बहता है वहीं की झुग्गियों में हो रहा है। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। माधवन की दशा भी बिगड़ गई थी, क्या कि लगता है कि प्रयोग में सफलता मिले ना मिले, क्या कि बॉक्स में धुआं उठा था, सप्लायर बंद हो गया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। माधवन का दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जाता था। वह कभी फायर ब्रिगेड वाले को फोन करता था। फायर ब्रिगेड वाला क्या होता है कि कहीं जो आग लगती है तो वह पानी का टैंकर लेकर आ जाते हैं और फिर टट्टियों के माध्यम से वह आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। वह बोलते हैं फायर ब्रिगेड। तो यहाँ बॉक्स में धुआं उठा है, इसलिए लगता है कि आग जल पड़ेगी, चल पड़ेगी। तो फायर ब्रिगेड वालों को फोन करने की कोशिश करता है। कभी बिजली या विद्युत बोर्ड में जो काम करने वाले होते हैं उनको काम करता है, फोन करता है, और या कभी कभी तो अपने आप बातें करने लग जाता है। उस उपक्रम में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया पता चला नहीं। देखते देखते उपक्रम मतलब आयोजन, यही आयोजन में देखते देखते 15 मिनट चली गई, लेकिन माधवन को पता चला नहीं। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। एकाएक, सहसा मतलब एकाएक माधवन के दिमाग में, मन में एक सुंदर विचार आया। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाल और सीधी बिजली के स्विच से जोड़ दिया। क्या किया? उसने प्रक्षेपण यंत्र की स्विच उसने पावर बॉक्स से निकाला और पावर बॉक्स में जो धुआं उठा था वहीं से निकाल दिया और फिर सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। सीधा कनेक्शन कर दिया उसने। पावर बॉक्स से निकाला और बिजली के स्विच से उसने वह जोड़ दिया रिसीवर स्विच को, यंत्र को। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। देखते ही देखते पूरे कमरे में फिर से बिजली चमकने लगी, विद्युत चमकने लगा। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो गया और मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से काम करने लगा। जो मुश्किल थी, बीच में जो रुकावट आई थी, बीच में जो विघ्न आया था, वह विघ्न टल गया। अब फिर से यह प्रयोग शुरू हो गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। नसीब की बात तो यही थी कि इतने 15 मिनट व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रोफेसर रामेश का जो शरीर था न, वह भी नियंत्रण कक्ष में था। अभी वह कक्ष के काबू में था। मशीन की कार्य प्रणाली ऑन होते ही भी तरंग रिसीवर की ओर घूम करे। कार्य प्रणाली मतलब कार्य करने का ढंग। अब फिर से मशीन कार्यरत हो गया। फिर से मशीन ने काम करना शुरू कर दिया और वह ऑन हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश के तरंग जो गंदी नाली की ओर मुड़े थे हवा के माध्यम से, वह तरंग फिर से वह रिसीवर की ओर चल पड़े।
रिसीवर की ओर घूम पड़े, अपने मूल दिशा में आ गए। कुछ ही क्षणों में वे तरंग प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और कुछ ही समय में वह सारे तरंग प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा रिसीव कर दिए गए और उसकी कार्य प्रणाली पुनः तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। और फिर कार्य प्रणाली जो रामेश के तरंग थे विभिन्न तत्वों में विभाजित, वह तरंगों को फिर से मूल स्वरूप में परिवर्तन करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर की चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा और माधवन फौरन रिसीवर जहां रखा गया था वही कमरे में गया, वही चैम्बर में पहुंचा और वहीं जाकर उसमें लगे हुए बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल में पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली। थोड़े समय के बाद वह रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर दी। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और उसी समय जिस चैम्बर में रिसीवर रखा गया था वही स्थान पर हलचल शुरू हुई। प्रोफेसर रामिस बाहर आए। देखिए, प्रोफेसर रामिस तो प्रयोगशाला में थे, लेकिन यह प्रोफेसर रामिस कहाँ आए? यहाँ माधवन के घर जो रिसीवर रखा गया था वहीं। मतलब प्रोफेसर रामिस का शरीर प्रयोगशाला में विभिन्न तत्वों में विभाजित किया गया था और वह तरंगों के माध्यम से रिसीवर की ओर चला गया और रिसीवर तो माधवन के घर पर रखा गया था, तो वह रिसीवर के माध्यम से वे सारे तरंग एकत्रित कर दिए गए और फिर वह तरंगों को एकत्रित करके मूल स्वरूप में लाया गया। तो माधवन के घर पर रामिस हाजिर हो गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सके। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचे और अपने बाहों में भींच लिया। देखिए, बाहों में भींच लेना ये भी मुहावरा है, आलिंगन देना, प्रेम से भेंटना। अब माधवन से रहा गया नहीं, माधवन फौरन प्रोफेसर के पास गए और रामिस को अपनी बाहों में जकड़ लिया, अपनी बाहों के द्वारा आलिंगन दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। ये शरीर अचेतन था क्योंकि ये सारे तत्वों को एकत्रित करके मूल स्वरूप में लाया गया था, इसलिए अभी तक यह रामिस का शरीर था वह अचेतन था और वह अचेतन शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा और माधवन ने उसी समय अपने पास वाले कमरे में प्रोफेसर रामिस को लिटा दिया और फौरन उसने डॉक्टर को फोन किया। फौरन डॉक्टर वहीं हाजिर हो गए। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। चेकअप करना मतलब जांच पड़ताल करना। डॉक्टर फौरन आए। आते ही डॉक्टर ने प्रोफेसर रामिस को चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। दिशा निर्देश मतलब कुछ सूचनाएं माधवन को दी। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर रामिस को इंजेक्शन दिया और कुछ जरूरी सूचनाएं माधवन को दी और फिर डॉक्टर वहीं से चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। इंजेक्शन देने के बाद आधा घंटा बीत जाने के बाद प्रोफेसर रामिस बाद में आए। रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई और यह देखकर माधवन की हिम्मत आई। जो माधवन निराश हो गए थे अचेतन शरीर को देखकर, लेकिन जब प्रोफेसर रामिस इंजेक्शन के बाद स्वस्थ हो गए तो माधवन खुशी से झूम उठे। वह बोला, बधाई हो सर आपका प्रयोग। और वह फौरन उसने प्रोफेसर रामिस को बधाई दी कि बधाई हो प्रोफेसर, सर आपको बधाई है, आपका जो यह ड्रीम प्रोजेक्ट था वह प्रोजेक्ट सफल हो गया है, आपको पूरी सफलता मिल गई। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफी उथल पथल मच गई, उथल पुथल उलट पलट। और उसी समय प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मच गई।
एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत। क्या? एक और उसकी वर्षों की मेहनत। प्रोफेसर रामेश कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाने की, और आज उसको यह सफलता मिली थी। और उनका महान आविष्कार मतलब इजाद, उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था। और यह प्रयोग उसको सिर्फ भारत नहीं लेकिन पूरे विश्व में उसको प्रसिद्धि दिलाने वाला था, उसको ख्याति दिलाने वाला था। और दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वह अभी थोड़ी ही देर पहले 2-4 हुए थे। 2-4 होना मतलब सामना होना, 2-4 सामना। 2 प्रकार के अनुभव थे। एक तो अभी उसका शरीर पूरे तत्व में विभक्त हो गया था, यही अनुभव। और दूसरा ये अनुभव था कि कई सालों की मेहनत आज रंग लाई थी और उसे विश्व में ख्याति मिलने वाली थी। नाले के सुड़ौंद भरते पानी के किनारे बजबजाती मतलब बुलबुले, पानी के गंदे पानी के बुलबुले की तरह मानवीयता ने उन्हें हला कर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और दूसरी ओर अपनी प्रयोगशाला के पीछे गंदे नाले की दशा उसने देखी तो उसका दिल कांप उठा। और फिर उसी क्षण माधवन की बातें उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने माधवन की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग कैसा प्रयोग? और उसी समय माधवन ने प्रयोग की सफलता की बात रामेश को बताई। रामेश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले कि किस प्रयोग की बात कर रहे हो? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। अभी तो अपना काम शुरू करना है। क्या काम शुरू करना बाकी है? जो गंदी नाले के किनारे जो गरीब लोग हैं, बस्तियां हैं, शराब पीने वाले हैं, पियक्कड़ हैं, उन लोगों को सही मार्ग दिखाना है, सही रास्ते पर ले जाना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है। कुपोषण, पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता और इससे कई रोग और कई लोग दुखी होते हैं। तो इसे कुपोषण रोग से अभी बचाना है। उनको जीवन की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना है। जीवन जरूरियात की चीज वस्तुएं उसको दिलाना है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होने भी शेष है। बहुत काम बाकी है और अभी तो यह काम की शुरुआत भी हो सकी नहीं। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे के बाहर निकल गए। और ऐसा बात बताते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और वे अपने कमरे से बाहर निकले। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम थे। माधवन भी हैरान थे। वे भी सोच रहे थे कि जब पावर सप्लाई बंद हो गया उसी बीच 15 मिनट बीत चुकी थी। वह 15 मिनट में यह प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती होगी और इसके कारण यह प्रोफेसर रामेश इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते। तो देखो मित्र, एक सुंदर एकदम एक नई शुरुआत हम यहाँ पूर्ण करते हैं। वह 3 भागों में विभाजित करके हमने वह पूर्ण किया है। मित्रों, अब इस एकम के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय आपको एकम नंबर 12 आपने जो नोटबुक बनाई है वह नोटबुक के अंदर यह स्वाध्याय पूरी का पूरा लिखना है। देखिए, इसके विकल्प के बारे में देखें तो परमाणु में क्या नहीं होता? अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उत्तर क्या होता है? अणु। माधवन कौन थे? तो साहित्यकार, राजनेता, वैज्ञानिक के अभिनेता। तो कौन थे? वैज्ञानिक। प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो दवाइयाँ बनाना, कैंसर का टीका ढूंढना, कृत्रिम मनुष्य बनाना या मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। तो उत्तर है मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। देखिए, 3 एक वाक्य में उत्तर है कि एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों का नाम क्या था? तो प्रोफेसर रामेश और दूसरे का नाम था माधवन। मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं?
तो जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है उसको मानव प्रक्षेपण यंत्र बोलते हैं। और प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आया, तो मानव प्रक्षेपण यंत्र में जुड़े हुए पावर सप्लायर में जब धुआं उठा तो यह देखकर माधवन को पसीना आ गया। और इसके नीचे 2-3 वाक्य के 3 प्रश्न हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न व्याकरण का है। देखें जो विरोधी शब्द है तो सामान्य, असामान्य, शुरुआत तो असंभव, संभव, शक्तिशाली, निर्बल, आनंद तो शोक और जटिल तो आसान, वह विरोधी शब्द है। भाववाचक संज्ञा बनाने की बात बताई है तो मानव तो मानवता, अपना तो अपनापन, बच्चा तो बचपन, कर्तवाचक संज्ञा बनाई है। विज्ञान तो वैज्ञानिक, इतिहास तो इतिहासकार, विश्लेषण तो विश्लेषक और कमांड तो कमांडर। और विशेषण बनाइए, शरीर तो शारीरिक, क्षण तो क्षणिक, आनंद तो आनंदित और वास्तव तो वास्तविक, यह उसका व्याकरण है। तो अब 5 प्रश्नों तक यह स्वाध्याय काम करना है। थैंक यू।